नाउ टीवी के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से आदाब। हमारे साथ इस वक्त मुल्क की सियासत के एक बहुत बड़े कदावर नेता जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। इनसे थोड़ा सा मुस्तफ़ीद होंगे, इनकी बातों से। इन्होंने मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इनसे ज़रा पूछते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारे मुल्क की सियासत में किस तरह की तब्दीलियाँ आई और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। अब ये आपने इतना लंबा सवाल पूछा 75 साल का, और इसके जवाब देने के लिए कई घंटे और कई दिन लगेंगे। लेकिन मुख्तसर मैं कहूँगा कि हमें खुशी है कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है इन 75 सालों में। अब अगर आबादी के हिसाब से लिखे, एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत तरक्की हुई है, लेकिन पसमानदगी के हिसाब से देखेंगे तो अभी बहुत पीछे। लेकिन 1947 के वक्त जो बंटवारा हुआ और जो मुल्क हमसे अलग हुआ, खुशी की बात है कि उनसे हम बहुत अच्छे हैं और बहुत आगे हैं हर मामले में, चाहे अनाज पैदा करने में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, डिफेंस में हो, हर किसी में हम उनसे, अपने हमसाया मुल्क से बहुत आगे हैं। कमज़ोरियाँ कुछ रही कि यहाँ हमारे भाइयों को कुछ खदशात रहे इधर उधर बीच में, उसकी वजह से शायद हम मुल्क के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा पसमानदा रहे। और शायद ये शकूक कुछ लोगों ने, लीडरों ने अगर नहीं पैदा किए होते कि हमको यहीं रहना है, उधर इधर दाएं बाएं खिड़की से किसी और के घर की तरफ नहीं देखना, आप समझ गए, सियासी तौर पर समझते हैं, या एक अपना ही 1.5 इंच की मस्जिद बनानी है। अगर सियासी लीडरों ने अच्छा रास्ता दिया होता कि जो उन्हें रास्ता 1947 में चुना है, उसी रास्ते, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं एक्सी डांज रोज़ो, तो शायद हमने बहुत तरक्की की। उस एक्सी डांज रहने में, एक ही जगह खड़े नहीं रहने की वजह ये हुई कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ न सरकार ने उस बड़े पैमाने में की, न यहाँ ही प्राइवेट ने की। आज हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में रेलवे की फैक्ट्रियाँ, जिसमें 20-20, 30-30 हज़ार लोग नौकरियाँ लगते हैं। आज हिंदुस्तान में प्राइवेट या दूसरे कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें 10-10 हज़ार लगते हैं। तो ये शायद जम्मू कश्मीर में सैकड़ों फैक्ट्रियाँ होती हैं और हमारे पास इतने बच्चे या बच्चियाँ नहीं थी जिनको नौकरी चाहिए थी। लेकिन वो मैं लोगों का दोष नहीं देता हूँ, लीडरों को, क्योंकि लीडर चलाते हैं लोग। उनको कहेंगे ये रास्ता ठीक है तो वही चलेंगे, उनको हम मजहबी रास्ते पे ले जाएंगे तो वही ठीक है, उनको कहेंगे शल तारक हम दिखाएंगे, पार वाला ज़्यादा सब्ज़ है यहाँ से तो ज़्यादा सब्ज़ खाने जाएंगे। हम कहेंगे नहीं अपना ही हमने बनाना है, न पार और न वार, तो उधर ही जाएंगे। तो उससे क्या होता, अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी के माहौल ने जम्मू कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों से बहुत पीछे रखा, और उसी की वजह ये दहशतगर्दी भी हुई। जब तक हमने उनको ये बीज नहीं डाला कि भाई तुम करो कुछ, हाँ, और हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्यों नहीं होती। यूपी में क्यों दहशतगर्दी नहीं होती? वहाँ के मुसलमान, हमारी कुल आबादी तो 1.25 करोड़ है और मुसलमान यूपी में 4.5 करोड़ है, 20% है। हम कहते हैं 20% कम है, लेकिन आबादी देखिए तो 4.5 करोड़ है वहाँ। तो वो क्यों ठीक चल रहे हैं? वो दाएं बाएं क्यों नहीं ठीक दिखते हैं? सर ये रही सियासत की, ये नहीं, हमारी जम्मू कश्मीर की नहीं, बात। मैं जम्मू, आपने हिंदुस्तान कहा ना कि वहाँ जी तरक्की हुई। जी जी। अब यहाँ अगर मिलिटेंसी ना होती मैं पिछले गुज़श्ता 35 साल से, तो आईटी यहाँ नहीं थी हमारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 90s में शुरू हुई, मिड 90s में, और कहाँ चले गए? क्योंकि यहाँ के बाद जो मौसम अच्छा था हिंदुस्तान में, तो वो बेंगलोर में मौसम था। बेंगलोर के बाद अच्छा मौसम था हैदराबाद का।
लेकिन सबसे अच्छा आईटी के लिए जो गर्मी ज़्यादा ना हो वो था कश्मीर। लेकिन मिलिटेंसी की वजह से कश्मीर का किसी नाम नहीं लिया, सारी आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर को चलेगी। उसके बाद बेंगलोर जब सैचुरेटेड हो गया, मतलब भरपूर हो गया, गुंजाइश नहीं रही, तो हैदराबाद चला गया। अब उसके बाद अब दूसरी स्टेटों में जा रहा है, लेकिन ये आईटी यहाँ आज भी नहीं आ रही क्योंकि एक अनसर्टनिटी है। तो आईटी में भी कई लाख लड़के लड़कियां काम करते हैं। तो आपने सियासी तौर बताया, तो मैं सियासी बताता हूँ ना कि क्या चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए अभी भी मैं आवाम से गुजारिश यही करता हूँ, मैंने कभी बुरे रास्ते का दिखाया नहीं। इलेक्शन वोट मिले या ना मिले, लेकिन लोग नारे देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, वो लोगों का भला हो या ना हो वो नहीं देखते। लोग मर जाएं, उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाए, वो नहीं देखते। लेकिन हमें वोट अगर मज़हब को एक्सप्लॉइट करने से मिलता है, चाहे वो जम्मू को, कश्मीर को, या यहाँ वाले हमारे वाले तो न यहाँ के और न वहाँ के हैं, चनाब वैली के, तो उससे क्या होता, वोट तो उनकी मिलती हैं, सरकारें मिलती हैं, लोगों का कुछ नहीं होता। तो अभी भी कहता हूं कि ट्रैक पे आ रहा, एक विश्वास और भरोसा हमने पैदा करना है मुल्क के अंदर। चाहे मुल्क के, देखें अभी इतने 20-30 साल टूरिस्ट भी नहीं आए, अब टूरिस्ट आने लगे, इनको भरोसा है कि मिलिटेंसी खत्म हो। अगर और ठीक हालात हुए तो कल हिंदुस्तान की सरकारें फैक्ट्रियां यहाँ डालेंगे, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के प्राइवेट फैक्ट्रियां यहाँ काम डालें। लेकिन अगर ये हम आंख में चोली खोलते जाएंगे, यहाँ उसको मारेंगे, यहाँ उसको मारेंगे, उनको जगह दें, पनाह देंगे, तो यही हाल होगा कि हम लोगों ने तो टाइम निकाला, हमारी पीढ़ियों का हाल और भी बहुत होला। एक तो नफ़रत होती है, नफ़रत अलग, उस नफ़रत के बदले यही नतीजा होता है कि 303 भी, ये 370 भी ख़त्म होता है, ये उसका नतीजा है। और चीज़ें ख़त्म होती, फिर और भी बुराइयां और आएंगी, और ख़तरा है। तो इसलिए हमारा काम, एक सियासी लीडर के नाते मेरा काम है कि लोगों को सच्ची बात बताना। वो वोट नाराज़ हो ना हो, वोट दें या न दें, हम अपने वोट के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल न करें। सर ये बताएं, हमारे आसपास के जो ममालिक हैं जैसे चाइना है, जापान है, ये भी तकरीबन इनकी उम्र भी हमारे मुल्क के बराबर ही है, लेकिन इकनॉमिकली हम अभी पीछे हैं। अभी भी करोड़ों लोग जो है फाके हैं, एक ही वक्त का खाना खाते हैं, लाखों लोग छत के बगैर सो रहे हैं हिंदुस्तान में। मैंने वही बताया ना कि इतनी आबादी है, अब चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप का मतलब है, मैं चाइना जो हेल्थ मिनिस्टर 5 कॉन्फ्रेंसें हुई, तो मैं एक सड़क से निकला था एक साल, तो वहाँ हज़ारों मकानात थे। दूसरे साल निकला, वहाँ उनका नामो निशान थे। क्यों है कि सरकार को वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ बनानी थी, किसी को उठा के कहीं 400 किलोमीटर, वो जमहूरियत में नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ जो होता है, अब वो कहेंगे आपको 10 घंटे काम करना, आपको काम करना नहीं। आपका मतलब ये है कि जमहूरियत जहाँ हो वहाँ डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में मुल्क पीछे रहता, क्योंकि वहाँ जहाँ आपकी डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। हमारे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं काम कराया जाता है जमहूरी। अब आप उन मुल्क की बात मत करिए, अमेरिका वगैरह, जो 200-300 साल और आबादी 20 करोड़ हो। ये भी तो देखना कि 200-400 करोड़, 300 करोड़, 300 साल पहले आज़ादी हुई है, और 10-10 उस वक़्त 5 करोड़ होगी या 2 करोड़ होगी। तो हमें तो यहाँ पालना है, 150 करोड़ आबादी को भी तो पालना है हमारा। उसमें आप यही सब्सिडी देखिए, है सब्सिडी वगैरह वहाँ उधर कुछ नहीं मिलती है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। हमारे 70% आबादी को निकले। अब यही अब सब्सिडी बंद कर दीजिए, आपका कई लाख करोड़ बनेगा, तो आप सब गोल्डन की सड़कें बनाइए। तो यहाँ जो गरीबी हमारे पल्ले कई हज़ारों सालों से पड़ी है, उसका भुगतान आज तक भी करना है। और वहाँ मैं कनाडा की बात करता हूँ, कनाडा में चला गया ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर, बहुत 30-35 साल
की बात है, तो वहाँ बहुत सारे पंजाबी सिख वगैरह, तो उन्होंने बुलाया चाय वाय पे, और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मालूम था कि बहुत सारे लोग गए हैं और वहाँ ज़मीन बहुत है, लोग कम हैं। तो चाय पी हमने उस पंजाबी के साथ। उसने कहा जी चलो अब फार्म दिखाता हूँ। फार्म, हम उसको घर वाला नहीं होते, फार्म मतलब खेत वाला फार्म, दान या खेत गए। तो उसने 5-6 हेलीकॉप्टर रखे। मैंने कहा इसमें कहाँ? कहा फार्म देखना। मैंने कहा हमें कनाडा देखना नहीं है, आपका फार्म। कहा मेरा 30 किलोमीटर में फार्म है। 30 किलोमीटर, तो चारों तरफ अगर देखेंगे तो वो हो गया 110 किलोमीटर मुरब्बा, तो 5-6। तो इसने कहा कि मैंने 2 हेलीकॉप्टर तो मेरे हैं, 3 अपने दोस्तों के लाए हैं आपको दिखाने के लिए। तो वहाँ किलोमीटरों में एक एक की ज़मीन है। तो उसका एक हंसी वाली, मैंने अभी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें मैंने लिखा है मजाक, कि जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, ऑफिशियली मिले, उसने भी चाय वाय पी, ऑफिशियली जो एक सरकारी दूसरी सरकार से बात करी, तो मैंने उसके बाद ख़त्म होने के बाद पीएम भी अपनी गपशप लगाने, तो मैंने कहा अंग्रेज़ी में, तो उसका मैं तर्जमा बताता हूँ। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, वो न मेरी पार्टी से मैंने सलाह की है और न ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन एमपी है इनको भी नहीं बताया हूँ। तो इनको भी बड़ी हैरानी होगी कि भाई हमसे पूछे बगैर कर रहे हो। तो कहा नहीं, बताइए बताइए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि देखो आपके पास ज़मीन है और हमारे पास लोग हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। या तो आप लोग ले लो या ज़मीन दे दो, या हमें ज़मीन दे दो या हमारे लोग ले लो। तो हंस हंस के वो मर गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन स्टेटों, इन कंट्रीज़ के पास आबादी बहुत कम है, ज़मीन बहुत ज़्यादा। हमारे आबादी कई गुना ज़्यादा है, ज़मीन नहीं है। तो ये भी हमारी गुर्बत को नीचे ही खींचती है। और इतने ज़राए नहीं है कि हम ज़मीन, तो हमें हर चीज़ में सब्सिडी देना पड़ती है हमें। ये तो इन्होंने कुछ सब्सिडी ख़त्म की है, इंदिरा गांधी ने तो खाद पे भी सब्सिडी, ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी, ये पंप निकालने उस पर भी सब्सिडी, बिजली पे भी सब्सिडी। तो आप जहाँ सब्सिडी दे दोगे तो वहाँ तो बहुत कम तामीर तरक्की के लिए पैसा होता ना। उन देशों में ये सब्सिडी पब्लिसिटी का कोई चक्कर नहीं है, जो मार्केट रेट है वही खरीदो। सर पॉलिटिक्स का जहाँ तक देखें, आज से 40 साल या 50 साल पहले जो मयार था, बहुत से लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में डिग्रेडेशन आ गई, बहुत आ गई। नहीं, ये मत कहिए डर। हमारे समाज में ही हर तबके में कितने शरीफ होते थे, आज कितने बड़ा डाके कहाँ होते, आज कितने डाके होते हैं। रेप कितने होते, आज रेप कितने होते। चोरियां कितनी कम होती थी, आज चोरियां कितनी होती। तो कुल मिलाकर जो हमारा समाज है दुनिया का, और दुनिया का हम हिस्सा है। तो ये दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो सब आ गई है, और उस समाज में ही पॉलिटिशियन पैदा होते हैं। वो कोई आसमान से नहीं होते थे। हाँ, कोई चोर का बेटा चोर बन गया पॉलिटिशियन, तो वो तो उसका आबाई हुआ। कोई गुंडा है तो उसका बेटा गुंडा बन गया, तो वही। कोई डाकू का बन गया तो डाकू, कहीं डाकू खुद ही कन्वर्ट हो गया। अब ये नई परंपरा भी बन गई है जो कि पहले वक्त में नहीं थी, आज से 30-40 साल है। अगर कोई बुरा आदमी है तो उसको मत ले लो। आज बुरा आदमी है, अगर वो गुंडा करती है तो ले लो अपनी पार्टी में, ताकि वो गुंडागर्दी करके आपको वोट दिलाए। कांग्रेस के दौर में भी ऐसे थे लोग। नहीं, ये तो मैंने जब बता नहीं है ना, जो भी आदमी है वो उसी ज़मीन से निकलते हैं ना। जैसे माहौल स्टेट का हो, मुल्क का हो, तो उसी गंदे माहौल से तो पॉलिटिशियन को तो बहुत क्लियर। अरे पॉलिटिशियन में सबसे कुछ डुंगड्डे और चोर इतने हैं ही नहीं जितने बाहर नहीं मिलेंगे। हर किस्म के हैं। यहाँ शरीफ भी आपको मिलेंगे, यहाँ डाकू भी आपको मिलेंगे, यहाँ आपको दरमियाना वाले मिलेंगे भी और चोरियां करने वाले भी। ये किसने कहा कि पॉलिटिशियन को? वो ज़माने के ज़माने की, गांधी की ज़माने की बात करते हो ना। गांधी ज़माना गया, नेहरू ज़माना क्या, आज करिए। आज तो मुझे शर्म आती है और मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ इस पर। बोला
तो सर ये बताएं कि ये जो आज की, अगर आप सियासतदानों पर ही रास्ता दिखेंगे तो खत्म हो जाएगा, मुल्क 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जिस तरह के गंदे रास्ते वो दिखाते हैं, आज अवाम को आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए कौन इनिशिएटिव ले सकता है कि भाई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं आना चाहिए? ऐसा आएगा उसको सब हरा देंगे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम आज क्यों खटकते हैं? क्योंकि हम रिश्वत नहीं लेते हैं, रिश्वत लेने नहीं देते हैं। ये कहाँ आ गया बीच में मामा है, ये न खाने देता है न खाता है। यार यही मैं कहना चाहता था आपसे, पहले जो मैंने सवाल किया था यही था कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, ये इसका हमारे जब मैंने इलेक्शन लड़ा था 2 किस्म के हमारे सपोर्टर थे। एक जो रिश्वत खाने वाले थे वो थे कि इनको हराना कैसे है, और जो आम थे वो जिताना कैसे है। तो ये लड़ाई जदोजहद रहेगी हमेशा। और ये कम्युनल ये भी उसी बीमारी का हिस्सा है, जहाँ दूसरी बीमारियां वो भी इसकी। मैंने उसका जिक्र किया ना कि आज ये है कि लोग कहते हैं हम जीतेंगे कैसे, ये नहीं रहते हैं कि लोगों को किस तरह से आसानी होगी। कोई एक धर्म का इस्तेमाल करता, कोई दूसरे धर्म का, लेकिन उससे ये नहीं मालूम है कि हम तो जीत जाएंगे, बाद में एक धर्म का घर दूसरे घर से ये मारेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, खाएंगे। ये उसको फिक्र नहीं है। ये फिक्र है कि हम एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, प्रधान सीएम बने। तो मेरी जिंदगी पूरी हिंदुस्तान में यही प्रचार करते कि भाई इकट्ठे रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आता है मेरी ये तकरीरें जो मजहब की बुनियाद पर, चाहे वो एक फिरके के हूँ या दूसरे फिरके के, मैं ऐसी तकरीरें करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमारी खारजा पॉलिसी कैसी है इस वक्त? नहीं, खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखो, मेरा एक बहुत बुरा कसूर है, जो सरकार अच्छा करती मैं उसको अच्छा कहता हूं, जो बुरा करती बुरा। हमारे कई लीडरों के अच्छे को भी कहो बुरा, वो मैं गलत नहीं सर। हाल ही में देखें आप इसराइल और फलस्तीन के बारे में इंडिया का कोई क्लियर स्टैंड है ही नहीं। ना सुनो, ये आपको देना होगा कि कांग्रेस हमेशा गांधी के वक्त में, नेहरू के वक्त में, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी तक पॉलिसी वही थी इजराइल के खिलाफ। मैंने जब पहला पासपोर्ट लिया था तो उसमें था इजराइल और साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया में जा सकते हो इजराइल और साउथ अफ्रीका, लेकिन नहीं जा सकते। लेकिन साउथ अफ्रीका में अब डेमोक्रेसी आई, वो वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं थे ना अंग्रेज़ों, बरतानिया, वो 94 में ख़त्म हुई, उसके बाद वो ख़त्म चला। लेकिन इजराइल का बदकिस्मती से कांग्रेस के दौर में ही शुरू हुआ, इसके वक़्त में नरसिम्हा राव के वक़्त में, वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन असली शुरुआत बीजेपी 1947 से ही, चाहे इस बीजेपी के अलग अलग नाम रहे हों, लेकिन बीजेपी जब कांग्रेस फलस्तीन को सपोर्ट करता था, बीजेपी इजराइल को सपोर्ट करता था, ये याद होना चाहिए है। और जब 77 में इंदिरा गांधी को हराया गया तो बीजेपी फॉरेन मिनिस्टर अटल जी बने, तो उनका फॉरेन मिनिस्टर को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में बुलाया बीजेपी के वक़्त में। इसलिए बीजेपी की जो पॉलिसी है एंटी फलस्तीन और प्रो क्या कहते हैं इजराइल, वो 1947 से है। इसलिए जब उनकी पॉलिसी है तो उसको कैसे हम आज कहेंगे कि तुम मुड़ जाओ। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो इजराइल के खिलाफ थे वो भी आज हमारी पार्टियां भी, आज कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट के बगैर एक जुलूस निकाला। राहुल गांधी केरल से यहां तक निकाले 6 महीने, एक जुलूस इस पर भी निकाल देते। तो मेरा शिकायत बीजेपी से नहीं है, क्योंकि 75 साल से वही रास्ता था। गलत था उनका या अच्छा था, लेकिन रास्ता तो था, वो अपने रास्ते पे कायम रहे। हमारे लोग भट गए ना, जिनके दादा परदादा वगैरह फलस्तीन के साथ थे, वो आज एक स्टेटमेंट से ही उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। मैंने तो कोई तकरीर नहीं छोड़ी जिसमें मैंने उनका जिक्र किया, न कश्मीर में और न और जगह। तो दूसरी सियासी पार्टियां भी, चाहे वो दूसरे नाम नहीं लूँगा, जो एनडीए बने हैं, किस पार्टी ने वो एक एजिटेशन की। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अमेरिका में ये जो
क्या कहते हैं, बाइडेन और सरकार इजराइल के साथ है, लेकिन सब अंग्रेज सड़कों पर निकल आए। बरतानिया की सरकार इजराइल के माहौल ही नहीं है आज के, वही। अरे जब लीडर ही नहीं है, आज मुझसे लिखवा के लिए, मैं लीडर अपोजिशन था तो मैंने 370 पर बोला। आज एक लीडर से, कांग्रेस से, मैं आपको इनाम देगा, एक कांग्रेस लीडर से कहिए कि हम पावर में आएंगे 370। आज आप समाजवादी, आप ममता, आप समता, बला, जो जीतनी है 20 गिनने के लिए 26 पार्टी, एक पार्टी से दिलाइए स्टेटमेंट कि हम 370 को, ये सब दिखाने के हैं।